हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज सबसे पहले पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में शरीर में गति भाग 1 एवं 2 का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में द्रव्य परिवर्तन के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। फिर हम शामिल होंगे क्लास 8 में और समझेंगे कोशिका संरचना और कार्य चैप्टर को। और सबसे अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। ज़ीशान और सिकंदर बहुत ही होनहार बच्चे हैं। दोनों के घर एक ही गली में हैं। दोनों ने इस बार स्कूल में होने वाली खेलकूद की कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मन बनाया है। इसके लिए वे रहीम चाचा से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। रहीम चाचा अपने समय के नामी धावक रहे हैं। जब वे चाचा के पास अपनी बात लेकर गए तो उन्होंने दोनों बच्चों को पहले अपने शरीर की पेशियों और अस्थियों का अध्ययन करने के लिए कहा। उसके बाद ही वे उन्हें प्रशिक्षण देंगे। पढ़ाई करके दोनों रहीम चाचा के पास पहुँचे। चाचा, हम दोनों ने अच्छे से अस्थियों और पेशियों का अध्ययन कर लिया। अब तो आप हमें प्रशिक्षण देंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि तुमने कितने अच्छे से पढ़ा है। मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न करता हूँ, तुम जवाब देना। ठीक है चाचा, आप पूछिए। एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारा शरीर सीधा कैसे खड़ा रह पाता है? चाचा जी, हमारा शरीर अस्थियों के मजबूत ढांचे और पेशियों की सहायता से सीधा खड़ा रह पाता है। सही। अच्छा, अब ये बताओ, हमारे शरीर के अंग किस प्रकार गति करते हैं? चाचा जी, हमारा शरीर और उसके अंग गति करने के लिए पेशियों का प्रयोग करते हैं। हमारी बहुत सी पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। ये पेशियां सिकुड़कर अस्थियों को गतिमान बनाती हैं। थोड़ा विस्तार से समझाओ। चाचा जी, ये भाग समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारी पेशियां केवल सिकुड़कर अस्थियों को खींच सकती हैं, लेकिन धक्का नहीं दे सकती। इसलिए एक अस्थि को गति में लाने के लिए कम से कम 2 पेशियों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं अपनी मुट्ठी बंद करके इससे अपनी छाती स्पर्श करूं तो मेरी भुजा की अगली पेशी फूल जाती है, क्योंकि ये सिकुड़ गई है। और अगर मैं अपना हाथ नीचे ले जाऊं तो अगली पेशी शिथिल हो जाएगी और पिछले भाग की पेशी सिकुड़ जाएगी। शाबाश। हाथ की अगली पेशी को बाइसेप और पिछली को ट्राइसेप कहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या हम अपने हाथ, पैर और अन्य अंगों को जोड़ों के अलावा किसी भी स्थान से मोड़ या घुमा सकते हैं? नहीं। तो फिर हम अपने अंगों को जोड़ों की जगह पर कैसे मोड़ पाते हैं? चाचा जी, हम अपने हाथ, पैरों और अन्य अंगों को वहां से मोड़ और गति में ला सकते हैं जहां 2 या 2 से अधिक अस्थियां जुड़ी होती हैं। ऐसे जोड़ों को संधियां कहते हैं। देखिए, जैसे हमारी हथेलियां शरीर के सबसे लचीले हिस्सों में से हैं, हम उंगलियों को फैला के पंजा बना सकते हैं, मुट्ठी बना सकते हैं और इन्हें तरह तरह से हिलाकर इनके इस्तेमाल से लिख भी पाते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं
क्योंकि हथेली में बहुत सारी अस्थियां और संधियां होती हैं। हमारे शरीर का आधारभूत ढांचा अस्थियों का बना होता है। ये अस्थियां कठोर एवं मजबूत होती हैं। ये लचीली नहीं होती, इसलिए हम इन्हें मोड़ नहीं सकते। मैं आपको इस छड़ी की मदद से समझाता हूँ। अगर मैं छड़ी को अपने कंधे से हाथ तक बांध लूं, तो मैं हाथ बिल्कुल नहीं मोड़ पाऊंगा। बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा ये बताओ, संधियां कितने प्रकार की होती हैं? चाचा जी, हमारे शरीर में कई प्रकार की संधियां होती हैं, जैसे कि कंदुक खलिका संधि, जिससे हमारे कंधों से हाथ और कूल्हों से जांघों की अस्थियां जुड़ी होती हैं। धुराग्र संधि से हमारा सर मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड की अस्थियों से जुड़ा होता है। इसके अलावा हिंज संधि और अचल संधियां भी होती हैं। अब ये समझाओ कि कौन सी संधि से किस प्रकार का चलन किया जा सकता है? चाचा जी, धुराग्र संधि या पीवट जॉइंट से हम गर्दन को ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं। और हिंज संधि या हिंज जॉइंट ठीक वैसे ही काम करती है जैसे दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। हमारी कूनियों, घुटनों, उंगलियों आदि में ये संधि पाई जाती है। इन संधि वाले स्थानों का केवल एक दिशा में हिलना डुलना हो पाता है। कंदुक खलिका संधियों के स्थान पर हम आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे गति में आ पाते हैं। हमारे हाथ और कंधों के बीच में पाए जाने वाली यह संधि हाथों को एक हद तक चारों दिशाओं में घुमाने देती है। देखिए, हम अपने पैरों को भी आगे पीछे एवं दाएं बाएं घुमा सकते हैं, किंतु यहाँ कंधे जितना लचीलापन नहीं होता। लेकिन चाचा जी, हर संधि गति के लिए नहीं होती। कुछ संधियां मजबूती के लिए होती हैं। हमारा पसली पिंजर और हमारा ऊपरी जबड़ा ऐसे ही संधियों से बना होता है। वैसे चाचा जी, अगर हम देखें तो अस्थियों और संधियों से हमारे शरीर का सबसे लचीला ढांचा बनता है, वो है मेरुदंड। देखिए किस प्रकार हम झुककर अपने हाथों से जमीन स्पर्श कर पाते हैं। लगातार अभ्यास करें तो हम पीछे मुड़कर भी जमीन को छू सकते हैं और कुछ हद तक दाएं और बाएं भी मुड़ सकते हैं। शाबाश बच्चों, तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई की है। अब बस एक आखिरी सवाल, ये बताओ, हमारे कानों की अस्थि लचीली कैसे होती हैं? चाचा जी, हमारे कानों की अस्थि काफी लचीली होती है, लेकिन और अस्थियों जितनी मजबूत नहीं होती। ऐसे ही अस्थि हमारे नाक के अगले हिस्से और संधियों में भी पाई जाती हैं। बच्चों, हमारे कानों और नाक के अगले सिरे को अस्थि नहीं, उपास्थि कहते हैं। ये उपास्थियां हमारी अधिकतर संधियों में भी मौजूद होती हैं। खैर बच्चों, मैं तुम दोनों से काफी खुश हूँ। तुम इस परीक्षा में 100% अंकों से पास हुए हो। कल से हम तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू कर देंगे। शुक्रिया चाचा जी, हम कल प्रशिक्षण लेने ठीक समय पर आ जाएंगे। ज़ीशान और सिकंदर कल रहीम चाचा की परीक्षा में सफल रहे। इस परीक्षा में रहीम चाचा ने उनसे अस्थियों, पेशियों और शरीर के विभिन्न अंगों के चलन से संबंधित प्रश्न पूछे थे। आज विद्यालय में ज़ीशान के मन में एक ख्याल आया। मनुष्यों के अलावा बहुत से जीव भी तो चलते फिरते हैं। उनमें से कई जीवों का गति में आना मनुष्य से अलग होता है। शायद इसलिए क्योंकि उनके अंगों की संरचना मनुष्यों से अलग होती है। ज़ीशान अपने विचार सिकंदर को बताता है ताकि इस बात पर अच्छे से चर्चा करी जाए। सिकंदर ने कहा, क्यों न रविवार को चिड़ियाघर की सैर करी जाए। दोनों ने इस बारे में विद्यालय के पुस्तकालय में भी अध्ययन किया। आखिर रविवार के दिन दोनों चिड़ियाघर पहुंच गए, जहां भिन्न प्रकार के जानवरों को देखने का मौका मिला। सबसे पहले वे सांपों के बाड़े के पास पहुँचे। वो देखो सिकंदर, वो अजगर कैसे धीरे धीरे आगे की ओर सरक रहा है।
हाँ, जैसे कि मैंने पढ़ा था, यह अंग्रेजी के सा या एस अक्षर की तरह अपने शरीर से वलय बनाता है और पिछले वाले वलय से आगे के शरीर को धक्का देता है। वास्तव में यह केवल उस स्थान पर धक्का देता है जहां उसका शरीर मुड़ता है। मजे की बात यह है कि एक तरफ के धक्का देने से यह सांप बाईं तरफ आगे मुड़ता है और फिर इसे दूसरी तरफ से भी वैसे ही धक्का लगाना पड़ता है, तब यह दाईं ओर मुड़ पाता है। ऐसे करते हुए वह आगे की तरफ बढ़ता है। अच्छा, इसलिए सांप चलते हुए अंग्रेजी के एस जैसे निशान बना देता है। काफी रोचक बात है। अरे वहाँ एक शुतुरमुर्ग दिखाई दे रहा है, चलो उसे देखने चलते हैं। वाह, ये कितना बड़ा पक्षी है। मैंने आज तक शुतुरमुर्ग सिर्फ किताबों में ही देखा था। पता है, ये उड़ नहीं सकता। हाँ, और जानते हो, एक शुतुरमुर्ग इतनी जोर से लात मार सकता है कि अगर सर पे लग जाए तो जान ही चली जाए। यहाँ शुतुरमुर्ग के बारे में यह भी लिखा है कि यह 2 पैरों पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज प्राणी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकता है। क्या? ये सच में शानदार जीव है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जीशान, बत्तखें। ये जल, स्थल, आसमान और इधर से उधर कहीं भी जा सकती हैं, यानी गति में आ सकती हैं। ये चलती भी हैं, तैरती भी हैं, उड़ती भी हैं और मजेदार गोते भी लगा लेती हैं। ये तो पक्षियों की सुपरमैन है। ये देखो, यहाँ लिखा है बतख के पंजों में झिल्लियाँ होती हैं जो इनके तैरने में सहायता करती हैं। लेकिन इन झिल्लियों की वजह से ये जमीन पर ज्यादा तेजी से चल नहीं पाती। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। वैसे सिकंदर, मेरे घर पर भी कोई है जो चल सकता है, तैर सकता है और उड़ सकता है। कौन? तिलचट्टा। तिलचट्टा ये तीनों काम कर सकता है। तिलचट्टे के 6 पैर होते हैं। उसकी पेशियां उसे तेजी से चलने में मदद करती हैं। ये पेशियां इतनी ताकतवर होती हैं कि तिलचट्टा आसानी से दीवारों पर चढ़ जाता है। उसके पंख भी होते हैं जो कि उसे कुछ समय तक उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। छी, तिलचट्टा कितना अजीब और डरावना होता है। चलो कोई और शानदार जानवर देखते हैं। क्यों ना मछली घर चलें? जीशान, मछलियों की संरचना हमसे बहुत अलग होती है। इनकी पसली पंजर ही मुख्यतः शरीर का आधारभूत ढांचा होता है और हाथ पैरों की बजाय इनके हल्के हल्के पंख होते हैं। हाँ, इनके शरीर की ऐसी संरचना की वजह से पानी आसानी से इनके आसपास से होकर बह जाता है। इनके चपटे पंख और पूंछ दिशा बदलने और तैरने में सहायता करते हैं। क्या तुमने पनडुब्बियों की तस्वीरें नहीं देखी? उनकी आकृति भी तो ऐसी ही होती है, बीच से मोटी और आगे और पीछे से संकरी। सही कहा। वैसे यहाँ मछलियों के अलावा भी कई अद्भुत जीव हैं। ये देखो, समुद्री घोड़ा, जो कि शायद दुनिया का सबसे धीमा तैरने वाला जीव है। और यहाँ हैं कछुए, जेलीफिश और ऑक्टोपस। मुझे समुद्री जीवों में सबसे अद्भुत लगता है ऑक्टोपस। जानते हो, उसके हाथ या पैर नहीं बल्कि 8 टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स कहा जाता है इसकी 8 भुजाओं को। ये हमारी जीभ की तरह लचीले होते हैं। ऑक्टोपस के टेंटिकल्स उसे चलने में सहायता करते हैं। उसकी और भी कई खूबियाँ होती हैं, जैसे कि अरे बस, शाम हो गई, जल्दी घर चलो नहीं तो डांट पड़ेगी। मैंने गति के बारे में खूब सीख लिया। अब मैदान में घोड़े की तरह दौड़ूंगा। हाँ, समुद्री घोड़े की तरह। तारा, सुपर हीरो। तारा, तुम्हें सुपर हीरोज बहुत पसंद है ना? पापा, सुपर हीरोज मेरे फेवरेट हैं। सुपरमैन, पावर गर्ल, स्पाइडरमैन, क्योंकि वो दुनिया को बुरे लोगों से बचाते हैं ना। ये सब तो कॉमिक्स कहानियों के नकली सुपर हीरोज है तारा। असली सुपर हीरोज तो हमारे आसपास ही हैं।
आसपास? कहाँ है अब्बा? इन असली सुपर हीरो से हम मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं तारा। मैं सुनाता हूँ इन सचमुच के सुपर हीरोज की कहानी। चलो अपने कहानी कॉर्नर। चलो। वाह, कहानी कॉर्नर। इन असली सुपर हीरोज का नाम क्या है? कोरोना योद्धा। वाव! और इसमें विलन कौन है? इसका विलन है कोरोना, कोरोना, कोरोना। तो सुनाओ ना कहानी अब्बा। तो पहली कहानी सुनने के लिए चलते हैं आगरा। ये कहानी है डॉक्टर पीयूष जैन की। पर आगरा में हुआ क्या था अब्बा? कोरोना ने आगरा पर भी हमला बोल दिया था तारा। तो फिर पीयूष अंकल ने क्या किया? उन्होंने बिना आराम के लगातार कई दिनों तक सुबह से रात तक काम किया तारा, ताकि लोग कोरोना से बच सके। और पता है फिर क्या हुआ? क्या अब्बा? लगातार बिना ठीक से खाए सोए काम करने की वजह से वो पड़ गए बीमार। ओह नो! ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ तारा, बहुत बुरा हुआ। उन्हें मालूम है कि इससे उनकी जान को भी खतरा है। कोरोना उन पर भी हमला बोल सकता है, पर उन्होंने आगरा में कोरोना से जंग नहीं छोड़ी। डॉक्टर पीयूष जैन को ताला का सैल्यूट। अब चलते हैं आगरा से गौतम बुद्ध नगर। चलो अब्बा। यहाँ मिलते हैं दूसरे कोरोना योद्धा से, मिसेस वर्तिका गुप्ता। उन्होंने क्या किया अब्बा? 2 महीने से लगातार सोते जागते 24 घंटे वर्तिका जी कोरोना से प्रभावित लोगों का पता लगाने में लगी है। ये तो बहुत मुश्किल काम है ना? वही तो तारा, मुश्किल और भी बढ़ जाती है जब लोग सही जानकारी नहीं देते हैं। वर्तिका जी की 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, एक 6 साल की और दूसरी 2 साल की। वो तो बहुत छोटी है अब्बा। उन्हें तो अपनी मम्मी की बहुत जरूरत है। हाँ तारा, पर कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए वर्तिका जी की ज्यादा जरूरत है। ठीक से ना सोकर, अपने ही बच्चों के पास ना रहकर वो ये सब करती है, क्योंकि वो हमारी सचमुच की सुपर हीरो है और उन्होंने ठान लिया है कि कोरोना को भगाना है। वर्तिका जी को भी ताला का सैल्यूट। अब मैं तुमको मिस्टर आर के दीक्षित से मिलवाने फिर से आगरा लेकर चलता हूँ। चलो अब्बा। यस। अब उनके बारे में बताइए अब्बा। तो सुनो तारा, जैसे ही ऐसी किसी जगह या घर का पता चलता है जहां कोरोना संक्रमित लोग रहते हैं, तो ये फौरन वहां पहुंच जाते हैं अपनी सैनिटाइजेशन टीम के साथ। और फिर तो कोरोना की खैर नहीं, उस घर के साथ साथ आसपास की जगह और घरों को भी सैनिटाइज करते हैं और दवा का छिड़काव करते हैं। इससे कोरोना दूसरे घरों तक नहीं पहुंच पाता और वहीं रुक जाता है। अभी तो सब लोग अपने घर के अंदर है कोरोना वायरस से बचने के लिए, और ये अंकल अपनी सेना के साथ सामने से जाकर उस पर हमला करते हैं। कोरोना तो इनके डर से भाग भी नहीं पाएगा, वहीं मर जाएगा। दीक्षित अंकल को भी ताला का सैल्यूट। अब्बा, तो ये सब करने के लिए क्या कोरोना योद्धा के पास कोई जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी नहीं, इनके पास है हिम्मत, जोश और दूसरों का जीवन अच्छा बनाने का जज्बा। तो क्या यही 3 कोरोना योद्धा है? नहीं तारा, ये योद्धा हर शहर में, हर गली में, हर गांव में तुम्हें मिलेंगे, जो कई मुश्किलों के बावजूद बिना थके कोरोना को हराने में जुटे हुए हैं। इन सारे कोरोना योद्धा को पूरे देश की तरफ से थैंक यू। जब है इतने सारे योद्धा, तो कोरोना की हार तो पक्की है। हाँ, धो डालेंगे हमारे योद्धा कोरोना को। द्रव्य परिवर्तन। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: क. समझना है कि क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया क्या है। ख. समझना है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या है। बच्चों,
आपने पिछले वीडियो में रासायनिक परिवर्तन और उससे संबंधित कई उदाहरण देखे थे। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। इस वीडियो में क्रिस्टलीकरण और लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए हम फिर रमा और बाबू के पास चलते हैं और इन दो प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं। बाबू, आज हमने पाठशाला में बहुत काम किया। हमारे कक्षा के कुछ छात्र विज्ञान प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। हमें एक प्रयोग दिखाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा प्रयोग दिखाऊं? प्रयोग? हाँ, प्रयोग से कुछ याद आया। दीदी, पता है आज हमारे विज्ञान की कक्षा में मास्टर जी ने क्रिस्टलीकरण के बारे में बताया था और उन्होंने हमें एक प्रयोग भी दिखाया था। मैंने भी तुम्हें 2 तरह के परिवर्तनों के बारे में बताया था। हाँ दीदी, मुझे पता है कि क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। आज मास्टर जी ने समझाया था। बाबू, कौन सा प्रयोग किया था मास्टर जी ने? आज मास्टर जी ने नमक को उबलते पानी में अच्छी तरह से मिलाकर उसे एक बर्तन में ठंडा किया और फिर उन्होंने एक लकड़ी से धागा बांधकर उसे बर्तन में रखा और फिर उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में उस धागे पर नमक के बड़े क्रिस्टल जम जाएंगे। क्या तुम्हें पता है क्रिस्टलीकरण क्यों उपयोगी है और यह भौतिक परिवर्तन क्यों है? दीदी, मास्टर जी ने समझाया कि प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल बनाने की क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक रसायन तरल से ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। इस तकनीक से निकली ठोस वस्तु की क्रिस्टलीय संरचना होती है। क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और हाँ, ये भौतिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि पदार्थ आसानी से अपने मूल रूप में आ सकता है। सही कहा। क्रिस्टलीकरण का एक उदाहरण नमक का शुद्धिकरण है। क्रिस्टलीकरण से समुद्र जल में जो अशुद्ध नमक के क्रिस्टल होते हैं, उनका शुद्धिकरण किया जाता है और बड़े क्रिस्टलों में परिवर्तित किया जाता है। अच्छा, क्या आप किसी अन्य क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के बारे में सोच सकते हैं जो मानव को फायदा पहुंचाती है? विज्ञान में कितना सीखने को मिलता है। हाँ, तुमने ठीक कहा दीदी। ये क्या, इस हैंडपंप को यहाँ से ये कर्मचारी क्यों हटा रहे हैं? चलो दीदी, देखते हैं। भैया, आप इस हैंडपंप को यहाँ से क्यों हटा रहे हो? इस हैंडपंप को जंग लग गया है, हमारे लिए बेकार हो गया है। इससे पानी नहीं निकल रहा है। दूसरा हैंडपंप लगाना पड़ेगा। अच्छा, जंग क्या होता है? मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी है, पर मैं और जानना चाहूँगा। देखो, यहाँ भूरे रंग की परत देख रहे हो? इसे जंग कहते हैं। इस वजह से ये पंप खराब हो गया। हाँ, देख रहा हूँ। ऐसी परत तो मैंने हमारे घर के लोहे के दरवाजे पर भी देखी थी, पर उसको पिताजी ने क्यों नहीं निकाला? बाबू, चलो हम घर की तरफ चलते हुए बात करते हैं। मैं इस प्रक्रिया के बारे में तुम्हें बताऊंगी। ठीक है दीदी। बाबू, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझाया था। क्या तुम्हें याद है? अरे हाँ हाँ, याद है दीदी। तुमने कहा था कि ये परिवर्तन स्थायी है, इसे बदल नहीं सकते और परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बनता है। वाह, तुम्हें तो सब याद है। जंग लगना भी एक अनुपयोगी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की वस्तु को जब हम खुले में रखते हैं तो भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। यह लोहे की चीज को खराब कर देता है। दीदी, घर आ गया। तुम इधर बैठो, मैं एक कागज पर लिखकर समझाती हूँ। सभी परिवर्तनों के लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। दीदी, जंग कैसे लगता है?
जंग लगने के लिए हवा में नमी की जरूरत होती है। लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी से मिलकर एक रासायनिक परिवर्तन करता है, जिसके कारण जंग बनता है। लोहे के एटम, वस्तु के सबसे छोटे कण, पानी और ऑक्सीजन से मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे जंग कहते हैं। ओ, अगर जंग लगने से लोहा खराब होता है तो फिर काफी दिक्कत है ना दीदी। हमारे दरवाजे, खिलौने, औजार, उपकरण, खेतों में इस्तेमाल होने वाली मशीन, ये सभी लोहे के ही तो हैं। खिलौने ही क्यों, बड़े वाहन जैसे कार, बस, ट्रक, सेतु इत्यादि, ये सब भी लोहे के ही बने होते हैं। इसका मतलब है कि जंग से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पता है बाबू, जंग लगना काफी हद तक रोका जा सकता है। ये कैसे हो सकता है दीदी? हम उन परिस्थितियों को रोक सकते हैं जिससे परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि हम लोहे पर एक परत लगा सकते हैं, जिससे लोहा हवा के सीधे संपर्क में न आए। हम लोहे की चीजों को रंग कर सकते हैं। तो पिताजी से कहकर इस लोहे के गेट को रंग लगवाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए तो कार, बस जैसे वाहन को पेंट करते हैं। और हमारे घर के पाइप भी लोहे के हैं। घर में लोहे के पाइप और नलों पर भी एक परत चढ़ती है। पता है, मेरे ऊपर जिंक की परत चढ़ती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसकी वजह से मैं जंग लगने से बच जाता हूँ। बाबू, हमारे स्टील के बर्तन भी लोहे से बने होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने कभी स्टील के बर्तन में जंग नहीं देखा। स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्रण है। इस वजह से इसे जंग नहीं लगता है। ओह, तो इसका मतलब है कि लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। जंग के गठन को रोकने के लिए और भी उपाय हैं। ये बहुत सरल है। हमें हमारे उपकरणों को सूखा रखना चाहिए, उन्हें पानी से दूर रखना चाहिए और लोहे की वस्तुओं को पेंट करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी चीजों को जंग से बचा के रख सकते हैं। सवारी के बाद हमें अपनी बाइक, स्कूटर या साइकिल पर जमे हुए पानी को भी सुखाने से यह वाहन जल्दी खराब नहीं होंगे। दीदी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। चलो घर के अंदर चलते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने जंग लगने और क्रिस्टलीकरण के बारे में सीखा है। फिर मिलेंगे। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं। और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। साली अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना, ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे,
खाले से हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अप्पा। अब बताओ कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अप्पा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ बा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें।
जनहित में जारी। सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। कबीर सानिया का बड़ा भाई जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। हेलो दोस्तों, आज आप कैसे हो? भैया स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी यानी साइंस फेयर में भाग ले रहे हैं। मम्मी और मैं उनके स्टॉल और उनके प्रोजेक्ट को देखने आए हैं। तुम साथ आओगे? हेलो भैया। हेलो सानिया। वाह, आपका प्रोजेक्ट इतना खूबसूरत है भैया। यह मानव मस्तिष्क है ना? हाँ, ये मानव मस्तिष्क का एक मॉडल है। मैंने इसके हिस्से भी दिखाए हैं। हाँ, और यह क्या है? मस्तिष्क कोशिका, न्यूरॉन्स। ओह, यहाँ मैं उन तंत्रिका यानी कि कोशिकाओं को दिखा रहा हूँ जिससे मस्तिष्क यानी कि दिमाग बना है। उन्हें अंग्रेजी में न्यूरॉन कहा जाता है और हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। कोशिकाएं? ओह, ये तो वही चीज है ना जिससे सभी जीव जंतु बने होते हैं? हाँ बिल्कुल, पर ध्यान है ना कि कोशिकाएं और परमाणु अलग होते हैं। जानती हो उनमें क्या फर्क होता है? नहीं। हमारी ब्रह्मांड में सब पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, सजीव और अजीव दोनों। यहाँ तक कि कोशिकाएं भी परमाणु की बनी होती हैं। ओह, मतलब कोशिकाएं परमाणु से तो काफी बड़ी होती होंगी मम्मी। क्या हम देख सकते हैं कि यह कैसी दिखती हैं? हाँ, लेकिन आपको इसके लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मम्मी, हमारे यहाँ एक सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप है जिसमें एक स्लाइड है जिसमें प्याज की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। मुझे देखने दो। वाह, ये एक ईंट की दीवार की तरह दिखता है। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात? क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब ऐसे छोटे छोटे घटकों से बने हैं और ये सब एक साथ मिलके काम करते हैं? इसके बारे में किसने सबसे पहले खोज की होगी और कैसे? क्या आप अपनी पुस्तक के पेज को पलट के बता सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। कबीर के स्टॉल पर लगे पोस्टर में से एक पर सानिया ने जूते जैसी संरचना देखी जिस पर लिखा था पैरामीशियम। देखो भैया, यह जीव जूते जैसा दिख रहा है। हाँ, ये पैरामीशियम है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव? हाँ, वो जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है। सिर्फ एक कोशिका?
आपका मतलब है उनका कोई अंग नहीं है, फिर वे कैसे जीवित रहते हैं? ये जीव अपने एक कोशिकीय वाले शरीर के माध्यम से भोजन ग्रहण करने और पचाने, मल त्याग करने जैसे सभी कार्य करते हैं। ओह, ये बहुत कुशल होते हैं। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीव क्या होंगे? क्या आप किसी भी सामान्य उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? बहुकोशिकीय जीव जैसे घोड़ा, बकरा, गाय आदि जानवर, जो कि अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं। आप भी कुछ बहुकोशिकीय जीव बताएं। मम्मी, अगर हमारे शरीर और अंग कोशिकाओं को जोड़कर बने हैं, तो हमारे अंग और शरीर अलग अलग कैसे दिखते और काम करते हैं? मेरा मतलब है, उनमें से प्रत्येक का आधार घटक समान है, एक कोशिका, है ना? बेटा, ये सच है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। वे एक जैसी नहीं दिखती और ना एक जैसे कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए, रक्त कोशिका का आकार और माप मस्तिष्क कोशिका के आकार और माप से भिन्न होगा। ओह, दोस्तों, अब आप जानते हैं कि सभी जीव अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या आप अपनी किताब में यह जानने की कोशिश कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? मम्मी, मैं सोच रही थी, क्या हाथी और जिराफ जैसे बड़े जीवों में बड़े आकार की कोशिकाएं होंगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हो। इसका कारण एक दूसरे को बताएं। मम्मी, हमारे शरीर के भीतर बहुत विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। क्या यही कोशिकाएं पौधे में भी होती हैं? पौधों की कोशिकाएं भिन्न होती हैं। सभी पौधों की कोशिकाएं एक ही आकार और प्रकार की होती हैं। पौधों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पौधों की कोशिकाओं में कुछ अतिरिक्त संरचनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, जो पौधे में कंकाल की तरह काम करते हैं। हाँ सानिया, इस पोस्टर को देखो। ये पौधों की कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं के अंतर को दिखा रहा है। क्या आप ये अंतर समझ पा रहे हैं? दोस्तों, क्या आप मुझे यहाँ दिखाए गए पौधे और जानवरों की कोशिकाओं की तुलना करने में मदद कर सकते हैं? इस तालिका में अंतरों की सूची है। क्या आपको यह सही लग रहा है? दोस्तों, आपने अभी उन घटकों की सूची बनाई है जो पौधे और जंतु की कोशिकाओं में मौजूद हैं। क्या आप अपनी किताब के 93 से 96 पेज का उल्लेख कर सकते हैं और कोशिका के कार्य की सूची बना सकते हैं? 1 झिल्ली, 2 कोशिका भित्ति, 3 द्वितीय, 4 केंद्रक। हमने सीखा, कोशिकाएं जीवन का बुनियादी निर्माण खंड हैं। कोशिकाएं नग्न आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती। एक कोशिकीय वाले शरीर के माध्यम से भोजन ग्रहण करने और पचाने, मल त्याग करने जैसे सभी कार्य करते हैं।
कोशिकाएं अलग अलग आकार, माप और प्रकार की होती हैं। कोशिकाओं के सामान्य घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, द्वितीय, केंद्रक। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है।
तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।